जन्नत के पत्ते। वो घने दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया साथ साथ चल रहा था। दोनों तरफ खुश्क ऊंची चट्टानें थीं जिनमें गार की सूरत चर्च बने थे। थोड़ी देर दूर जाकर ही उसका पाँव जवाब देने लगा था। वो मौज जिसको वो कब से नज़रअंदाज करने लगी थी शायद मौज से बढ़ गई थी। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब जहान ने कहा, ज़रा रुक जाते हैं। बाएं जानिब चट्टान में सीढ़ियाँ बनी थीं जो ऊपर कारनुमा चर्च में जाती थीं। वो इन सीढ़ियों पर चढ़ते ऊपर आ गए। बहरी को उसने अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीरें बनाने भेज दिया और वो खुद सीढ़ियों के दहाने पे ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो नीचे गहरी वादी, दरिया और चट्टानें देख रही थी। उसके दोस्ताना अंदाज पे पलट कर उसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही, हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपने साथ बॉर्डर तक भी ले जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ उसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तयशुदा कागज़ निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम? उसने उसे नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते देखकर बात अधूरी छोड़ दी। देखो, ये कप्पदोकिया है जहाँ हम हैं। उसने नक्शे पे एक जगह उंगली रखी। हया ने इस्बात में सर हिलाया। इस पल वादी के अहलारा पर हर सू छाया छाई थी। ठंडा मीठा मौसम और नीचे बहते दरिया का शोर। ये रहा तुर्की और शाम का बॉर्डर। उसने बॉर्डर की मोटी लकीर को उंगली से छूकर बताया। यहाँ तुर्की का छोटा सा कस्बा है, कैलिस नाम का। हमें कैलिस जाना है। वहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस करके मैं उधर शाम के शहर अलेप्पो में चला जाऊँगा। कैलिस से बॉर्डर करीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंगल की रात ठीक 2:30 बजे मुझे ये बॉर्डर क्रॉस करना है। वहाँ से तुम वापस चली जाओगी और फिर मैं खुद ही पाकिस्तान आ जाऊँगा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी ख़तरनाक बातें कितने आराम से कर लेता था। क्या बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान होगा? वो मुतज़ब्ज़ब सी थी। दिल को अजीब से वहम सताने लगे थे। हया, तुर्की और शाम का बॉर्डर आसान तरीन बॉर्डर है। ये 900 किलोमीटर लंबा है। अब क्या सारे 900 किलोमीटर पे पहरा लगा सकते हैं बॉर्डर फोर्सेस वाले? नहीं ना। सो यहाँ सिर्फ खारदार तारे हैं जिनमें बहुत से सुराख हैं। हर रात कितने ही लोग इस बॉर्डर को पूरे पूरे अहलो अयाल समेत क्रॉस कर लेते हैं। वो बहुत बेनियाजी से नक्शा लपेटते बता रहा था। हया ने अचंभे से उसे देखा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो क्यों नहीं लोगों को पकड़ती? वो सिर्फ इन लोगों को पकड़ती हैं जो खुद चाहें। अगर हम ना पकड़े जाना चाहें तो फोर्सेस हमें नहीं पकड़ सकती। मगर जहान, मैंने तो सुना है कि एक बॉर्डर पे बारूदी सुरंगें होती हैं जो पाँव पड़ने पे फट सकती हैं। वो जितनी परेशान थी वो उतना ही पुरसकून था। ओह, मुझे पता है कौन सी सुरंग कहाँ है। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। वो कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। फिर उसने गर्दन उठाकर सूरज को देखा। मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। वो उठ खड़ी हुई। जहान ने उसके सुर्ख जूतों को देखा। जब तुम वज़ू करने के लिए ये जूते उतारोगी तो मैं इन्हें दरिया में फेंक दूंगा। हया ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तो मैं इन्हें उतारूंगी ही नहीं। मेरा दीन बहुत आसान है। वो नीचे उतरी और दरिया से वज़ू करके साफ जूतों को फिर से साफ करके उन्हीं में नमाज पढ़ी। जब वो वापस आई तो जहान और बहारे चर्च के दाखिली रास्ते के पास आमने सामने खड़े थे। तुम्हारी आदत नहीं गई चुप कर बातें सुनने की? तुम क्यों कर रही थी ऐसा? वो गुस्से से उसे कह रहा था। सर झुकाए खड़ी बहारे ने मिनमिनाना चाहा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस थोड़ा सा खुद ब खुद। मैं तुम्हारा खुद ब खुद अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो मैं बुरा पेश आऊँगा। तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? तभी जहान ने हया को देखा तो सर झटक कर उस तक आया। क्या वो हमारी बातें सुन रही थी? हया ने ताज्जुब से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसने कुछ सुना हो। बहरहाल मैं उसे खबरदार कर रहा था। तुम परेशान मत हो। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो समझ में कहाँ आया होगा। जहान ने खामोश नज़रों से उसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। वो अपनी बहन की जासूस है, एक एक बात उधर बताएगी। उस पर नज़र रखना, ये किसी को फ़ोन ना करे। उसका फ़ोन तो आशियाना में पड़ा था, चार्ज पे लगा था। तुम फिक्र ना करो, वापस जाकर मैं फ़ोन ही ले लूँगी। जहान कुछ कहे बिना सीढ़ियाँ उतरने लगा। हया ने पीछे मुड़कर बहारी को देखा, फिर आने का इशारा किया।
वो खामोशी से सर झुकाए अपना गुलाबी पर्स मजबूती से पकड़े उनके पीछे चलने लगी। उसका फ़ोन उसके गुलाबी पर्स के अंदरूनी खाने में रखा था। अन्य अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी सिलाइयों को महारत से चलाती स्वेटर बुन रही थी। ऊन का गोला लुढ़क कर उनके कदमों के करीब गिरा पड़ा था। आयशा गुल उनसे फासले पे पड़े सोफे के एक कोने पे टिकी ऊन के गोले को देख रही थी। उसकी निगाहें धागे पे जमी थीं, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। जिंदगी अब ऊन के गोले की सी लगती थी। कोई उसे कब बुन दे, कब उधेड़ दे। सिलाइयाँ उसके हाथ में तो थीं ही नहीं। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। अन्य के पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल कब से बज रहा था। उसने नंबर देखा और फिर एक मासूम सी मुस्कान ने उसके लबों को छू लिया। बहारे। नंबर पे लिखा नाम देखकर उसने प्यार से अन्य को बताया और सब्ज बटन को दबाकर फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, उसने मुस्कुरा कर सलाम किया था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। आंखों में तमानियत के सारे रंग उतर आए थे। हाँ बताओ, क्या हुआ? उसके अल्फाज सुनकर अन्य ने बेइख्तियार सिलाइयाँ चलाते हाथ रोककर उसे देखा। उसी पल आयशे सीधी होकर बैठी। उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? उसने आहिस्ता से दोहराया था। अन्य फासले पे बैठी थी। उन्हें सुनाई नहीं दिया था, मगर उन्होंने सवालिया निगाहों से देखा ज़रूर था। वो उनको यूं देखता पाकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी, फिर माजरत ख्वाहाना नज़रों से गोया इजाज़त तलब करती उठकर किचन में आ गई। अन्य ज़रा हैरत से उसे गर्दन मोड़कर देख रही थी। वो किचन के खुले दरवाजे से काउंटर के पीछे खड़ी फ़ोन पे बात करती नजर आ रही थी। अन्य वापस सिलाइयों की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। काउंटर पे कोहनी रखकर झुके खड़ी आयशा ने एक नज़र बाहर लाउंज में खिड़की के नज़दीक बैठे अन्य पे डाली। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई आस पास है? उसने रुक कर सुना और फिर अस्बात में सर हिलाया। ठीक है, मुझे सारी बात समझाओ अब। उसने फिर आध खुले दरवाजे से झांका। अन्य अपनी बुनाई में मसरूफ़ थी। क्या? एक मिनट। कैलिस के किस तरफ है वो बॉर्डर? वो तेज़ी से फ्रिज की जाने बढ़ी और उसके दरवाजे से नस्ब होल्डर से पेन निकाला और साथ ही आवेज़ा नोट पैड के ऊपर सफ़े पे तेज़ी से लिखने लगी। मंगल की रात, यानी पीर और मंगल की दरमियानी रात 2 से 3 बजे वो ईगल बॉर्डर क्रॉस करेगा। अच्छा, और? वो रवानी से चंद अल्फाज घसीटने लगी थी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ओके। उसने पेन वापस होल्डर में रखा और नोट पैड का सफ़ा फाड़कर तह करके मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? कोई आ गया है? अच्छा तुम फ़ोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। मरहबा। उसका मरहबा अदा होने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया था। उसने एक नज़र मोबाइल को देखा और फिर चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। दिल अभी तक यूं ही धड़क रहा था। राज भी एक बोझ होते हैं जिन्हें सहारने के लिए बहुत मजबूत आसाब होने चाहिए। उसने हाथ में तयशुदा कागज़ पे निगाह दौड़ाई। इस मालूमात के साथ उसे क्या करना चाहिए? तुर्की का तुम पे कर्ज है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि एक मुजरम, तुर्की का एक कौमी मुजरिम, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसने अपने दिल से पूछना चाहा। अजीब सा हिजान और तज़बज़ब हर जगह गालिब था। तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर को मुतला करना चाहिए। तुम्हें उनको बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सकें। मगर नहीं, आयशा गुल ये सब कैसे करेगी? आयशा गुल तो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। इस नहज पे वो एकदम चौंकी। आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। अब्दुर्रहमान उसे हमेशा कहा करता था, उसका पसंदीदा जुमला। मगर इस वक्त ये फिक्रा किसी तीर की तरह उसे आ लगा था। वो शिकस्ता कदमों से चलती वापस लाउंज के बड़े सोफे पे आ टिकी। अन्य ने सिलाइयों से नज़र हटाकर उसे देखा। क्या कह रही थी बहारे? आयशा ने ठीक से बात नहीं सुनी और गर्दन नफ़ी में हिला दी। वो कहीं और ही गुम थी। क्या उसे अब्दुर्रहमान को दिखा देना चाहिए कि आयशा गुल बहुत कुछ कर सकती है? क्या वाकई? वो चलते चलते इस जंगलनुमा इलाके तक आ पहुँचे थे। ऊंचे सरसब्ज दरख्त और उनके दरमियान से दरिया किसी तंग झरने की तरह बह रहा था। पानी के ऊपर पुल की सूरत में लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और दरमियान में लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त था। तख्त पे सुर्ख कालीन बिछा था और उसके 3 साइड्स पे मुंडेर बनाकर गाँव तक ये लगे थे। चौथी तरफ मुंडेर ना थी।
تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی پیروں کو چھوئے۔ سبز پانی، سبز درخت اور اوپر نیلا آسمان پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے، جن میں سے ایک سے وہ ابھی اپنی نماز پڑھ کر نکلی تھی۔ ظہر سے عصر تک وہ چلتے ہی رہے تھے۔ اس مقام پہ جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ اس کو 1 گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹھوں سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑی میں رکھ دی۔ جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے ذرا سا عبایا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے تھے۔ جہان کا ترکی واقعی خوبصورت تھا۔ عبدالرحمن کب آئے گا؟ بہارے اپنے گود میں رکھے گلابی پرس پہ لگے موتی پہ انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آ جائے گا ابھی۔ تم نے اتنی دیر کیا کیا؟ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کیا، اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی بھرے بغیر رکے پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا۔ کیا تم واقعی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ سنا ہوگا تو وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی۔ نہیں سنا میں نے کچھ، سب مجھے ہی الزام دیتے ہیں، وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان میں اڑتا جا رہا تھا۔ شاید اس لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا، اس کی وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہوں؟ حیا، کیا میں جب 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہیں ایسی بات کیوں سوجی بہارے؟ غنچہ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی نا؟ غنچہ کون؟ ہماری جو دیسی میں رہتی تھی، ہم سب لوگ گئے تھے اس کی شادی پہ، عبدالرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے مکان کے انداز میں سر ہلایا۔ بہارے نے اپنا پرس کھولا، اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ تمہارا فون تمہارے پاس تھا؟ اس کو اچنبھا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائی، میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ حیا نے فون لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر کے پرس پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، وہ باتیں ادھر ادھر نہیں کرتی۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ جہان تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرامس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا۔ بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے۔ حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ کر رکھا تھا، اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا تھا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لوٹایا نہیں کرتا تھا۔ وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی، کورٹ میں نکاح تھا۔ فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں، مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دولہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر غنچہ اتنی موٹی تھی کہ اس کے دولہا سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی۔ پھر وہ ذرا رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے کہ عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ اس نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ مگر عائشہ تو پہلے ہی… کیا اسے پہلے ہی پتہ ہے؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرامس۔